नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजा शर्मा जी। राजा भाई स्वागत है। राजा भाई, बजट की बात तो हम करना ही चाहते हैं। आज आम बजट देश का पेश हुआ है, लेकिन वो आपकी कई खबरों की धूम मची हुई है। बाइडेन को लेकर आपने कई समय पहले जो भविष्यवाणी कर दी थी वो सही साबित हुई। परसों ही बाइडेन ने एक लेटर लिखकर चुनाव लड़ने में असमर्थता जाहिर की। ऐसे तमाम सारे मुद्दे जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन इस समय का हॉट मुद्दा जो है वो है देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। राजा भाई, इस बजट को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, चुनाव में जाने के पहले जब सरकार ने वोट ऑफ अकाउंट्स पेश किया था तो वो एक प्रकार से मूल रूप से देखा जाए तो एक अकाउंटिंग बिल था। उस समय उसको बजट के रूप में अपन नहीं देख रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले इनको जब फरवरी में बजट पेश करना था तो एक टाइप से वोट ऑफ अकाउंट पेश किया गया था। और उसमें कोई बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव अनाउंसमेंट इसलिए इस लिहाज से थे कि पॉलिटिकल चुनाव में जाना था। अब चूँकि सरकार देखिए अनस्टेबल गवर्नमेंट है। अनस्टेबल मैं इसलिए कह रहा हूँ, बीजेपी तो अपने दम पर सरकार में नहीं है। अब जिसको बीजेपी का नारा हुआ करता था डबल इंजन सरकार, अब दो इंजन कौन कौन से हैं? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इन डबल इंजन पे सरकार टिकी हुई है, ध्यान रखिए आप। बीजेपी का खुद का कोई इंजन अब नहीं है। अब इन इंजनों के कारण बीजेपी की सरकार टिकी हुई है। तो शुरुआत करते हैं हम डबल इंजन से। सबसे पहले आप देखिए, आंध्रा को और बिहार को स्पेशल पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं। वो पैकेजेस क्यों अनाउंस किए गए हैं? कि वो स्पेशल स्टेटस को मांग रहे थे, तो स्पेशल स्टेटस न देखते हुए इनको स्पेशल पैकेजेस दिए गए हैं और अच्छे वॉल्यूम में दिए गए हैं। तो आप तो एक बात ये देख लीजिए कि इस बजट का सबसे बड़ा पॉलिटिकल रेप्लिकेशंस ये है कि आंध्रा और बिहार को सबसे पहले कॉन्फिडेंस में ले जाए, ताकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू डगमग स्थिति में ना आए, बजट के बाद ये कहने की स्थिति में ना आए कि आपने हमारे को क्या दिया। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू, दोनों मुख्यमंत्री हैं। उनको अपना स्टेट चलाना है। स्टेट चलाने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो सरकार से लगते हैं वो उन्होंने पेट भर के दिए हैं, ऐसा मेरा मानना है। बात एक। बात दो, लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो बेरोजगार युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को आईना दिखा दिया था। जैसा कि आपको ध्यान हो, अपन ने पिछले टॉक शो में जिक्र किया था कि चुनाव परिणाम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो चुनाव को कांग्रेस ने संविधान पर ले जाकर खड़ा कर दिया है, एससी पर ले जाकर खड़ा कर दिया है, ओबीसी पे ले जाकर खड़ा कर दिया है। और बेरोजगारों की जो फौज है ये चुनाव में एक बड़ा डिसाइडिव फैक्टर साबित हो सकती है, जो अपन ने चुनाव परिणाम आने के पहले चर्चा की थी। सब कुछ वैसा ही हुआ। तो भाजपा को ये समझ में आ गई, सरकार को समझ में आ गई कि अब एड्रेस करना पड़ेगा खासतौर से उन यंग जनरेशन को जो अनएम्प्लॉयड है। जब कल सदन के अंदर लेखा अनुदान रखा गया तब उन्होंने कहा कि हमको तकरीबन 80 लाख नौकरियों की आवश्यकता पर ईयर जनरेट करने की है। ये उसी का एक आगे का स्टेज है कि आज युवाओं पे फोकस करते हुए मुद्रा योजना पे लिमिट बढ़ाई, एमएसएमईज को कई प्रकार की रिबेट्स दी गई, फूड स्ट्रीट्स डेवलप करने की बात की गई। ये सब क्या है? ये सब युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के अनाउंसमेंट हैं। एफर्ट्स तो नहीं कह सकता अभी मैं, अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट को आगे लेके ले जाने की प्रक्रिया है कि आने वाले समय में ये बेरोजगारों की जो फौज है जिसने सरकार को आईना दिखाया, ये और बड़ी ना हो जाए, विकराल रूप न ले ली जाए। ये मेरा मानना है सर। मुद्रा की लिमिट जो है, मुद्रा लोन की लिमिट जो है 10 लाख अगर 20 लाख कर दी गई है। और साथ ही आपने अच्छा ये बताया कि जो पिछले चुनाव में हमने पिछले टॉक शो में भी जिक्र किया था कि बड़ा मुद्दा था, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था। और कांग्रेस संविधान और ओबीसी एसटी इस पर खड़ी हो गई थी। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे थे जिससे सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। सीटें उसी का परिणाम है जो कम आई। बहरहाल जो कुछ भी इस समय घटित हुआ वो फिर डबल इंजन जो आपने कहा वो सही है कि सरकार डबल इंजन की है, लेकिन अब इंजन बदल गए हैं। वो दोनों इंजन जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हो गए, जो केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों में हुआ करते थे। तो अच्छा आपने उसका विश्लेषण किया है। बहरहाल मुझे लगता है कि जिस तरह से स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा ना देते हुए उन्हें स्पेशल पैकेजेस दिए गए हैं तो और भरपेट आपने कहा दिए, तो क्या इन सब के बाद भी कोई असंतोष इन दोनों नेताओं की तरफ से नहीं आएगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज है और बिहार को 26,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज है। ये स्टेट की ग्रोथ के लिए अपने आप में फाइनेंशियल असिस्टेंस जो चाहिए होता है वो है।
लेकिन ये कोई फुल स्टॉप वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये राउंड द क्लॉक वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि बिहार सबसे चैलेंजिंग है बाढ़ के लिए, फ्लड के लिए। आप देखिए हमेशा फ्लड्स वहाँ आते हैं और हेविली इफ़ेक्ट होता है बिहार, तो कई मोटा अमाउंट तो आपको इस रेस्क्यू में इसी में चला जाता है। ये तो हो गई फाइनेंशियल टर्म्स की बात कर रहे हैं कि कितना पेट भरा है राज्यों का। इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए आप, उत्तर प्रदेश में जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा लूज़ किया, उसको लेकर कोई विशेष अनाउंसमेंट नहीं हुए। यदि माइन्यूटली कोई हुए हैं तो बाद में पढ़ने में समझ में आ जाएगा। जो मोटा मोटी तौर पे बात कर रहे हैं, तो राज्यों की बात करें तो केवल 2 ही राज्य लाइमलाइट में है, बिहार और आंध्रा। जैसा आप और मैं जिक्र कर चुका है, ये डबल इंजन है, इनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। तो 15,000 करोड़ 26,000 करोड़ तो इन दोनों को दिए ही हैं। तो आप देखिए बजट का मोटा रकम तो इन दोनों राज्यों को इसलिए दे दिया गया है कि इनके कारण इनकी सरकार टिकी हुई है। इसके पहले के बजटों में तो नहीं हुआ। इसके पहले ये आंध्रा कोई चंद्रयान पे तो थे ही नहीं, ये बिहार भी कोई चंद्रयान में नहीं थे, यही तो थे। लेकिन इस बार उनको समझ में आ रहा है कि जब स्पेशल राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं तो स्पेशल पैकेज के माध्यम से इसको कन्विंस किया जाए। सवाल एक। दूसरा, आपने कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रह सकती है क्या? देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कभी भी आप इनकार नहीं कर सकते, सरकार भले 5 साल चले या न चले, क्योंकि देश के अंदर रोज़ समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। कौन से मुद्दे पे आपके साथी नाराज़ हो जाए और कौन से मुद्दे पे आपके साथी आपके साथ खड़े हो जाए, ये प्रिडिक्ट करना इजी नहीं है। और चूँकि नीतीश कुमार तो आप जानते हो कि अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है, कितनी बार किधर चले गए, कितनी बार किधर आ गए, इसलिए नीतीश कुमार का तो कोई कमेंट करना इट इज़ टू अर्ली। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का भी कई मामलों में डिफरेंसेस ओपिनियन मुझे लगता है आने वाले समय में आपको और मेरे को देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, चंद्रबाबू नायडू माइनॉरिटी की वोट बैंक पे पॉलिटिक्स करते हैं वहाँ पे आंध्रा में, और बीजेपी का जो कोर एजेंडा है वो माइनॉरिटी के मामले में आप देखिए कई बार डिफरेंसेस ओपिनियन रहते हैं आइडियोलॉजिकली। तो मुझे लगता है कि आने वाली परिस्थिति का ऐसा ना बने कि कोई किसी बात को लेकर डिफरेंसेस ओपिनियन हो। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बरकरार रहेगी जब तक 5 साल सरकार चले या न चले, उस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। व्यक्तिगत लिमिट पर जो छूट दी गई है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई बहुत ज़्यादा मैं इसको एड्रेस नहीं कर रहा हूँ। हमारे एक्चुअली क्या, हमारी मानसिकता ये हो गई है कि हम लोग बजट में सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी पर्सनल टैक्स रिजम में क्या बेनिफिट मिल रहा है। और यदि आप पूरा गुणा भाग करके देख लोगे साल के, तो 2-4 हज़ार प्लस माइनस होते हैं बचाने में और लगने के अंदर। अब इन्होंने देखिए, जो मैं टैक्स स्लैब पढ़ रहा हूँ, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, 3 लाख से 7 लाख तक 5% का टैक्स है, 7 लाख से 10 लाख तक का 10% टैक्स है, 12 तक 15% का टैक्स है, 12 से 15 20% है, और 15 के ऊपर 30% का स्लैब है ये। तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इंप्रूवमेंट कहो, हाँ ठीक है, पिछली बार 13-13,500 हज़ार रुपये बच रहे थे, एक बार शायद 17,500 रुपये बचेंगे साल में एक व्यक्ति को अर्निंग। तो टैक्स स्लैब तो ठीक है, ये एड्रेस करने का विषय है, लेकिन इनसे बेहतर चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर अच्छे अनाउंसमेंट हुए हैं। हमारे डिफेंस को लेकर अच्छे अनाउंसमेंट हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। MSMEs को अच्छा एक स्कोप दिया गया है, मैं मानता हूँ। लॉन्ग टर्म गेन, और इस पर आज बाज़ार आप देख लीजिए, स्टॉक मार्केट भी काफ़ी प्रभावित हुआ है, क्योंकि ये बाज़ार, इस बार का बजट थोड़ा बाज़ार को प्रभावित करेगा, खासतौर से स्टॉक मार्केट को प्रभावित करेगा, बुल मार्केट को प्रभावित करेगा। मोबाइल्स की चार्जर, मोबाइल फ़ोन पे भी कस्टम की ड्यूटी घटाई है इन्होंने, सोने चांदी पे कस्टम ड्यूटी कम करी है। तो जब बाज़ार घटेगा तो आपको इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन बाज़ार एक गैम्बलिंग का विषय है, ध्यान रखिएगा आप। क्या होता है, जैसे चीज़ की रेट घटते हैं, तो जैसे रेट घटते हैं तो ग्राहक उधर उसको खरीदने जाता है, तो फिर वो रेट बढ़ जाता है, तो उसका लाभ जिन लोगों के हाथ में जाना है चले जाता है। यही चीज़ शेयर बाज़ार में लागू होती है, यही कमोडिटी में लागू होती है, और यही बुल मार्केट में लागू होती है। जैसे ही बाज़ार नीचे गिरता है, ग्राहक बाज़ार की तरफ जाता है, और जाता है तो वो लोग उसको होल्ड कर लेते हैं, मार्केट जिनके हाथ में मार्केट है। सर, वैसे में शुरुआती दौर में शेयर मार्केट ऊपर गया था जी, और वापस तेज़ी से नीचे गिरा, तो इस शेयर मार्केट में इस बजट के दूरगामी परिणाम क्या लग रहे हैं? देखिए, पूरा मार्केट लॉन्ग टर्म गेम इस पे चल रहा था, तो LTG से जैसे अनाउंस हुआ, बाज़ार तकरीबन 700-800 पॉइंट नीचे गिर गया। होगा, रिकवर भी होगा, लेकिन देखिए बाज़ार एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है, बाज़ार कोई चिंतन शिविर लगा के रिएक्शन नहीं देता है। जो कुछ दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, बाज़ार किसी एक व्यक्ति के हाथ में तो है नहीं, खरीदी और बेच वाले दुनिया भर एट पार ग्लोब पे बैठे हुए लोग तो इमीडिएट बेचते हैं, इमीडिएट खरीदते हैं। तो जैसे बेचने जाते हो तो बाज़ार की स्थितियाँ अलग होती है, खरीदने जाते हो तो बाज़ार की स्थितियाँ अलग होती है। तो बाज़ार अभी डाउन हुआ। सुबह जब मार्केट खुला तो मेरे हिसाब से पॉइंट बढ़े हुए थे,
फिर जैसे ही बजट अनाउंस होने लगा तो 100 पॉइंट पहले नीचे गिरे, फिर धीरे धीरे करते बाजार नीचे गिरता चला गया। लेकिन बाजार को गिरने के बहाने चाहिए होते हैं, ये ध्यान रखिए आप। बहाना कुछ भी हो सकता है, वो बहाने चाहिए होते हैं। बढ़ने के भी बहाने होते हैं, गिरने के भी बहाने होते हैं, बढ़ने के भी कारण होते हैं, गिरने के भी कारण होते हैं। इसलिए इसको इमोशनली नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, जो आपको उसी रूप में देखने को मिलेगा। आज बजट के बाद गिरा, हो सकता है कल आपको बढ़ता हुआ दिखे। सोने और चांदी पर प्लेटिनम पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है और 6% कर दी गई है। तो इस समय जो हम मार्केट में अभी बात कर रहे थे तो 2000 रुपये प्रति ग्राम सोना कम हुआ है। तो क्या ये जो सोने के भाव घटे हैं इसमें कॉरपोरेट कल्चर, जो कॉरपोरेट बड़े दुकानदार हैं, उन नामी दुकानदार हैं, उनको फ़ायदा करने के उद्देश्य से ड्यूटी घटाई गई है? क्योंकि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा सोने की खरीदी जो है वो बिल से नहीं होती है। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा प्रभावित भी नहीं होगा, छोटे दुकानदार और छोटे व्यापारी इससे ज़्यादा प्रभावित भी नहीं होंगे। लेकिन जो बड़े डील करते हैं बुल मार्केट के अंदर, वो आप मान के चलिए फ़ायदे में रहेंगे आने वाले टाइम पे, देखिएगा आप। क्योंकि जैसे मार्केट डाउन होता है ना, तो मार्केट डाउन होने के बाद जब ग्राहकी बढ़ती है तो उसका लाभ उनको लेना आता है। बाजार के में जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो जो दुकान में लेके बैठे हैं, ये प्लेयर्स नहीं हैं, ये तो केवल रिटेलर्स हैं। ये तो कम मार्जिन पे काम करते हैं। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़ी सप्लाई करते हैं, बाजार उनके हाथों में रहता है। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली बाजार प्लान हो जाता है कई बार। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो जैसे बाजार गिरेगा, आप जैसे 2000 बताया, मुझे लग रहा है अभी 2 दिन और डाउन ट्रेंड पे जाएगा। फिर जैसे ग्राहक बाजार में उतरेगा कि अच्छा बाजार कम हो रहा है, खरीद लेते हैं। तो हम लोग देखिए, हम लोग परचेसिंग करते हैं गोल्ड की इमोशनल सेंटिमेंट्स के आधार पे, शादी विवाह के हिसाब से, घर में रीति रस्म में गोल्ड के पहनने वालों के शौकीन लोगों के हिसाब से। लेकिन इससे बड़ा मार्केट जो है ना, इंडस्ट्रीज है। तो जो लोग डील कर रहे हैं, जो इसमें बड़ा ऑपरेट करते हैं, वो लोग इससे प्रभावित होते हैं। नीचे का व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा इसमें। ओवरऑल बजट का एनालिसिस अगर हम करें राजा भाई, तो इस बजट में बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम तरह की स्कीम्स और अलग अलग उनकी जो क्या कह सकते हैं उसको, उनकी स्कॉलरशिप या उनको जो बेरोजगारों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलग अलग ढंग से अनाउंस किए गए, उसको क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूरा बजट वुमेन एम्पावरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है। और जो पीएम आवास योजना में 3 करोड़ नए मकानों का फिर से अनाउंसमेंट है। ग्रामीण विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकरीबन 2,66,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है। एमएसएमईज की मदद के लिए फाइनेंशियल रेगुलेटरी बदलाव लाया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक नई गारंटी अनाउंस की गई है। और एमएसएमईज गारंटी में 100 करोड़ रुपये तक के लोन मिलेंगे, ये बड़ी बात है। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए किया गया ना ये। तो एमएसएमईज को ग्रोथ देना मतलब लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, सीधी बात है। और लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपके लोकल जो युवा बेरोजगार हैं उनको नौकरियां मिलेगी। ये प्रपोज्ड है, अनाउंसमेंट है। कितना मूर्त रूप लेते हैं ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन अलग हो जाता है। लेकिन पूरा बजट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सोलर एनर्जी, ई एनर्जी, पीएम आवास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे फोकस है। टैक्स रिजीम में जो बदलाव किए हैं उसके मार्केट के अपने अपने रेप्लिकेशन से अपने अपने उस पर परिणाम हैं। लेकिन मोटा मोटी बजट को केंद्रित किया गया है युवाओं पे फोकस करके, ऐसा मेरा मानना है। पूरा बजट युवाओं के आसपास केंद्रित किया गया है और मुझे लगता है कि ओवरऑल एक बजट को ठीक ठाक बजट के रूप में देखा जा सकता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम में रेट में गिरावट आई है। शेयर मार्केट का इंडेक्स नीचे गया है 600-700 पॉइंट। और एमएसएमई की जो लिमिट बढ़ाई गई है, लोन की लिमिट बढ़ाई गई है, युवाओं और बेरोजगारों को लेकर अलग अलग तरह की योजनाएं दी गई हैं। उन्हें कई सारी इंडस्ट्रीज़ में ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए भेजा जाएगा। 5,000 रुपये प्रति माह उन्हें वहाँ से भत्ता मिलेगा। तो ऐसी तमाम तरह की सुविधाएं युवाओं को जोड़ने के लिए की गई है। देखिए, यदि आप 5 इनके की नोट समझें कहाँ बजट फोकस कर रहा है, जो अपन ने नोट किया, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो एमएसएमईज में आ गया, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसी पर फोकस किया गया। रिसर्च डेवलपमेंट में सरकार ने बड़ा फोकस किया, ध्यान रखिए आप। हैवी अनाउंसमेंट किए हैं, डिफेंस में अच्छे अनाउंसमेंट किए हैं। तो बजट की रैंकिंग के लिहाज से देखा जाए तो मैं बहुत अच्छा बजट मान रहा हूँ। जैसा अनाउंसमेंट था यदि वैसा एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि अब कोई चुनाव दूर दूर तक नहीं है लोकसभा के, और जो राज्य के चुनाव है जैसे महाराष्ट्र है, हरियाणा है और झारखंड है,
उनका इन बजट से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि लोकल राज्य अपने वोटर को एड्रेस करने के लिए वो लोकल अनाउंसमेंट करते हैं। जैसे आपने देखा 3 दिन पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश सरकार की जो लाडली बहना योजना थी, वैसे ही लाडले भाई के नाम से एक अनाउंसमेंट किया है। 6,000 या फिगर मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कितना अनाउंस किया है उसके लिए, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि वो स्टेट्स के अपने फंड होते हैं, स्टेट के अपने बजट होते हैं, स्टेट के अपने लिक्विडिटी ऑफर्स होते हैं, जिसको आप और मैं रेवड़ियाँ बोलते हैं, चुनावी रेवड़ियाँ, वो अलग बांटेंगे, वो अलग चुनावी रेवड़ियाँ बांटेंगे और चुनावी रेवड़ियों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। इसको आप बड़े नज़रिए से देखो तो बजट अच्छा है, युवाओं की तरफ फोकस किया गया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ फोकस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस किया गया है, अर्बन डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया गया है, टैक्स रिजम देखा गया है। तो मुझे लग रहा है बजट बहुत अच्छा है। चुनाव की बात जब राजा भाई ने करी दी है, बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन चुनाव भारत में नहीं है और राज्यों में चुनाव है, तो लाडला भाई से लेकर तमाम सारी योजनाएं राज्य सरकारें लागू कर रही हैं और आने वाले समय में हो सकता है लाडला बेटा, लाडले माता, लाडले पिता भी कहीं कोई राज्य ले ले, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की लाडली बहना से हुई, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तमाम सारी बातें, तमाम सारे मुद्दे, आम बजट को लेकर हमने राजा भाई का अपना व्यू है उस पर बात की। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।